अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामईन व नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की सीख को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमेशा की तरह आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान भी बहुत ख़ास है क्योंकि बेहतरीन किस्म की लर्निंग इसमें मौजूद है। आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से और उसके साथ साथ एजुकेशन कंसल्टेंसी को डिस्कस करेंगे। कंसल्टेंसी क्यों इतनी ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को गाइडलाइन देना क्यों ज़रूरी हो चुका है, इसकी तरफ भी जाएंगे। पिछले 1.5-2 साल में, ये शायद इससे कुछ ज़्यादा अरसे में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं और जा चुके हैं। इस बढ़ते हुए रुझान में गाइडलाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमें मिले जो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। क्या क्या रीजंस उनको फेस करना पड़ी, वो भी आज डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स की गाइडलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, ये तमाम बातें आज के शो का हिस्सा होंगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं 0334 1966 966 पर और सोशल मीडिया के ऊपर हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल पेजेस वेव FM 96.6 और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के पेज के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और अपने पैगामात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में ज्वाइन किया है फवाद मकबूल साहब ने। फवाद साहब जो हैं वो CEO हैं नेक्स्ट स्टेप कंसल्टेंट के और साथ में करियर काउंसलर भी हैं और बड़ी अच्छी मोटिवेशन भी इनकी पर्सनालिटी में मौजूद है। चूँकि मेरी इनसे जब मुलाकात हुई तो मुझे लगे बड़ी पॉजिटिव थॉट के साथ चीज़ों को एक्सप्रेस भी करते हैं। साथ में मौजूद हैं जी महानूर सर पर। महानूर जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेक्स्ट स्टेप कंसल्टेंट्स और साथ में जो है महानूर भी करियर काउंसलर हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। सो इनके एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी लाजमी इनसे जानेंगे। सो मैं आप दोनों को वेलकम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो सर, टॉपिक है काउंसलिंग। आज के दौर में भी, डिजिटल दौर में भी काउंसलिंग इतनी ज़रूरी है कि हमें इसका सहारा लेना पड़ता है। वक्त बदल चुका है, तमाम चीज़ें अपग्रेडेड हो चुकी हैं, गैजेट्स आ चुके हैं। सो फिर काउंसलिंग को कैसे इसको निभाया जाए? सर पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो। ये आपने बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा। हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो खरीदने से पहले हम ऑनलाइन जाते हैं और हम हर तरह की उसके बारे में रिसर्च, रिव्यूज़ और सारी चीज़ें करके एंड देन वी गो टू सम पर्सन और हम जो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का, हम उससे जाके ज़रूर बात करते हैं कि जी मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ, एक हेफ्टी अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो हम ज़रूर करते हैं। सही। अब बात ये है कि एक जहाँ पे हमारे पैसे सिर्फ लग रहे हैं उसके लिए हम इतने लोगों से भी पूछते हैं, मशवरा करते हैं, ऑनलाइन भी जाते हैं एंड वंस इट कम्स टू आवर ओन फ्यूचर, जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर, हमारी फैमिलीज़ का और हमारी आने वाली फैमिलीज़ का फ्यूचर डिपेंड करता है, तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। जस्ट टू नो कि जो चीज़ आप अपनी कैपेसिटी में बैठ के देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एक्चुअली भी एक यूज़फुल चीज़ हो आने वाले दौर में। जिस तरह आज से कुछ साल पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा स्कोप था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप था और हर बंदा कहता था कि जी नंबर ले लिए, बिल्कुल अब यही वाली डिग्रीज करनी है। लेकिन आज के दौर में 10-12 साल के अंदर मार्केट ऐसे चेंज हुई है AI की वजह से कि हर तरह की डिग्री जो है वो ऑब्सोलीट हो गई है। वो वाले लोग जो ये डिग्रीज करके बैठे हुए थे अब उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि अब न्यू डिग्रीज आ गई हैं जो अगले आने वाले 25-30 साल तक चलेंगी। बिल्कुल। तो इसलिए एक्सपर्ट से बात करना बहुत ज़रूरी है और करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। महानूर, एजुकेशन से भी आपका ताल्लुक रहा, कंसल्टेंसी भी, काउंसलिंग भी, तमाम चीज़ें इकट्ठी हैं। सो मुझे लगता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी हैं। ठीक है। सो इसी हवाले से मेरे माइंड में सवाल ये आता है, यूनिवर्सिटी में जब भी स्टूडेंट आता है तो ब्लैंक होता है, अपनी डिग्री को, अपने सब्जेक्ट को लेके बिल्कुल भी नहीं पता होता कि क्या होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी से जब जा रहा होता है तब भी ब्लैंक होता है कि फ्यूचर क्या होगा। सो किस हद तक ज़रूरी है कि हम इनिशियली बच्चों को गाइड करें कि हमें एक ट्रैक के ऊपर रहना है? दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। So I'll start with the story when I started my A-levels. Rather I completed my A-levels, तो उसके बाद आगे चूज करना था कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है and all that.
तो बड़ा कोई कह रहा था ये कर लो, कोई वो कर लो, बचपन से एक माइंडसेट बना हुआ था जी मेडिकल करना है, डॉक्टर बनती है ना हमारे यहाँ लड़कियाँ। बिल्कुल ऐसे। तो वो उस पर्सपेक्टिव से एक सिनेरियो था, लेकिन जब बड़े हुए तो ख्याल आया कि नहीं ये मेडिकल तो अपनी पर्सनालिटी के साथ नहीं फिट हो रहा, बिल्कुल सही। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है? अब अब्बा जी वकील थे तो आ गया कि जी लॉ कर लेते हैं, अपना इंटरेस्ट चूंकि साइंसेस की तरफ था, साइकोलॉजी का आ गया, लेकिन एक कंफ्यूजन था। सो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, तो काउंसलिंग तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो टीचरों को भी नहीं पता होता क्या करना है। बिल्कुल सही। तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। और आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली। स्टिल अब्बा जी का जो पहला पर्सपेक्टिव था वो ये था कि अच्छा यूनिवर्सिटी में जाना है। सो हमारे पेरेंट्स भी चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे होते हैं, वो उस एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं जब तक बच्चे बड़े होते हैं कि वो वेल कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो करंट नहीं होते हैं उन चीज़ों के ऊपर, अनटिल अनलेस वो खुद एजुकेशनिस्ट हों और उन्हें इस चीज़ का आइडिया हो। तो एक बहुत बड़ा मसला था। एंड जब नेक्स्ट स्टेप वाली एक अपॉर्चुनिटी सामने आई तो उस टाइम पे हम लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान को एज ए नेशन बहुत सख्त ज़रूरत है ऐसे काउंसलर्स की जो इस तरह के भटके हुए बच्चों को गाइड कर सके। अभी रिसेंटली भी हमारे ऑफिस में एक स्टूडेंट आई, तो उनसे PIFT की वो पढ़ी हुई हैं, तो ये शी वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। शी वॉज ऑफ दिस पॉइंट कि मैंने इतनी महंगी डिग्री कर ली है लेकिन अब इसका कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो बहुत महंगी है और अब क्या करना है। मैंने कहा ये पहले क्यों नहीं सोचा कि देखो था ही नहीं बताने वाला। बिल्कुल सही। अब नाउ शी हैज स्पेंट सो मच अमाउंट ऑफ मनी एंड सो मच टाइम इन इट कि अब वो कंफ्यूज बैठी हुई है कि मैं आगे क्या करूँ। उसे ये भी नहीं पता कि इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद ये डिग्री छोड़ूं या ये डिग्री कर लूँ। आई थिंक काउंसलिंग आपकी शुरू हो जानी चाहिए आफ्टर मैट्रिक और O लेवल्स, क्योंकि उसके बाद आप अगर इंटरमीडिएट कर रहे हैं या A लेवल्स कर रहे हैं, यू हैव टू पिक द राइट सब्जेक्ट्स। अब जब मैं O लेवल्स कर रही थी तो मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं A लेवल्स करूंगी तो मेरे चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू मेडिकल स्कूल रिड्यूस हो जाएंगे कन्वर्जन की वजह से। अगर अब मुझे ये चीज़ पता होती तो शायद मैं O लेवल्स करती ही ना, क्योंकि मेरा एम्बिशन जो बचपन से बना हुआ था मेडिकल का वो तो बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। प्लस एक तो मैट्रिक तो चले सबने साइंसेस में करना चाहिए, बिजनेस को हम लोगों ने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बूम दिया है O लेवल्स के पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन आई स्टिल एज एन एजुकेशनिस्ट आई मेंटेन दैट सेकेंडरी स्कूल तक हर बच्चे को साइंसेस पढ़नी चाहिए ताकि उनके पास हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल हो। बहुत सारी चीज़ें बच्चे उस लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते जो उसके बाद उन्हें समझ आनी शुरू होती है कि अच्छा मेरी तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट हो गई हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, डिग्रीज को चेंज करने का इम्पैक्ट किस हद तक होता है? मतलब बाज़ बात ये होता है कि हम 1 या 2 सेमेस्टर्स करने के बाद स्विच कर जाते हैं, और इवन के बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, कुछ अर्सा काम करते हैं और कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन दाएं बाएं से हमें घेर लेती है और हमें पता लगता है अच्छा वो फलां शख्स है, वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है तो मुझे भी यही कर लेना चाहिए। तो ये मैसेज किस हद तक डिस्ट्रैक्ट करता है? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आई पर्सनली थिंक कि कोई बुराई नहीं है अगर आपको टाइम से समझ आ जाए। जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड समथिंग तो अब उसी को ख़त्म करना है ये ज़रूरी नहीं होता। वक्त, हालात, चीज़ें बदलती रहती हैं, उसमें आल्टर करना कोई बड़ा मसला नहीं होता। बल्कि ऑनेस्टली जो भी मेरी करंट स्ट्रैटेजी है करियर काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव से, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि वो डाइवर्सिफाई करें। जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक फील्ड में बैचलर्स कर लिया है तो अब ज़रूरी नहीं है कि मास्टर्स उसी के अंदर करें। अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड आउटडेट हो गई है तो आप मास्टर्स उसके अंदर करें जिसमें फ्यूचर पोटेंशियल आपको नजर आता है। क्योंकि देखिए आज से 10-20 साल पहले दुनिया बहुत स्लोली चेंज हो रही थी, लेकिन 2025 में दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, तो हमें उस तेजी को मीट करने के लिए इस तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं जो कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो गाइडेंस आ रही है किसी नॉन एक्सपर्ट से, जो कि हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन सी बात है, और विदाउट उसका प्रॉपर पाथवे बनाए हुए अगर आप चेंज कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान भी होता है। ये वही बच्चे होते हैं जो इंटरमीडिएट के बाद 2-2 यूनिवर्सिटियों में 2-2 सेमेस्टर लगा के 4-5 साल जाया करके हमारे पास आते हैं 22-23 साल की उम्र में, जिसमें बच्चों का अंडर ग्रेजुएट भी पूरा हो जाना चाहिए, बल्कि उनका मास्टर्स भी हो जाना चाहिए। वो उस एज में हमारे पास आते हैं कि अब बताएं हम क्या करें, तो वो तब ना आगे के रहते हैं ना पीछे के। मैडम ने भी बात की कि गाइडेंस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट पर्सन। मैं काउंसलिंग में अक्सर ये बात किया करता हूँ कि काउंसलिंग करेगा कौन,
एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। आप सोशल मीडिया भी आप ओपन करें, आपको लगेगा हर दूसरा शख्स जो है बहुत अच्छी काउंसलिंग करता है, बहुत अच्छा मैसेज देता है, मोटिवेशन इससे अच्छी कोई दे ही नहीं सकता है। तो जब इतने सारे लोग मौजूद हैं फिर भी हम ये सोचें कि कौन काउंसलिंग करेगा? सर इसमें ना दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, एक एग्जांपल मैं दूंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, इंटरमीडिएट पार्ट 1 उसने किया हुआ था और उसका स्कोर था अराउंड 96.5%, यानी कि 95 या 90% से ऊपर वाला बच्चा हम कहते हैं जी कि ही इज़ एक्सेलिंग इन हिज फील्ड। और जो काउंसलिंग के लिए आया था दैट वाज फॉर आईवी लीग, द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएसए, जो आपको 100% स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं एंड ऑल दैट। तो प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर आई आस्क्ड हिम कि आपके इंटरेस्ट क्या है। ठीक। तो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट क्वांटम फिजिक्स और थ्योरीज और न्यूटन और पता नहीं क्या क्या ना। एंड आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो भी सेकंड ईयर के एग्जाम्स उसने देने हैं और उसको उसका इंटरेस्ट अपनी फील्ड में इतना ज़्यादा है। खैर वो बात चलती रही तो मैंने कहा कि कौन सा कोर्स लेना है आपने ना, विच कोर्स यू वांट टू ज्वाइन। तो उसने कहा सर मेडिकल की फील्ड में कोई भी मिल जाए। अच्छा। एंड आई वाज स्टक के बेटा आप मेडिकल का किस तरह कोर्स लोगे। दैट वाज द टाइम व्हेन ही सेड कि सर मैं तो एफएससी प्री मेडिकल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा आप एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हो, बात आपकी हॉबीज और उसकी सारी हुई तो आपने कहा जी क्वांटम फिजिक्स और थ्योरीज और वो वाली आप बातें कर रहे हैं। तो ये मुझे कोई समझ नहीं आया। तो सेट के सर वो डिग्री प्री मेडिकल तो इसलिए कर रहा हूँ कि घर में सारे डॉक्टर थे ना, चाचू हैं, उन्होंने कहा कि तुम भी डॉक्टर बन जाओ। एंड आई वाज शॉक्ड एंड अमेज्ड एज वेल कि एक वो स्टूडेंट जिसका इंटरेस्ट फिजिक्स में है पर वो बायोलॉजी रहा है और वो उसमें एक्सेल कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन अगर वो एक्चुअली फिजिक्स में होता तो वो क्या कर रहा होता। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा हमारे मुल्क का अलमिया है। हम कहते हैं हमारे घर में एक डॉक्टर है तो सारे डॉक्टर होंगे, एक वकील है तो सारे वकील होंगे। ये सर ने मेरी एग्जांपल दी। ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अदर थिंग कि जी एक्चुअली काउंसलिंग करनी किसने? काउंसलिंग घर वालों ने नहीं करनी। जैसे मैम ने भी पहले कहा कि जब तक आप पूरी अपनी जिंदगी गुजार के एक जगह पे पहुंचते हैं, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तब तक आप खुद ऑब्सलीट हो गए होते हैं, आपका नॉलेज ऑब्सलीट हो गया होता है, क्योंकि ट्रेंड्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। फिर हमारे कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स प्लस कुछ लोग हैं जो खुद एज ए स्टूडेंट बाहर जाते हैं, एक प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे वो CS की डिग्री भी की होती है, BS CS करके या अच्छी डिग्रीज कर रहे होते हैं, और जब बाहर जा रहे होते हैं तो वो कंसल्टेंट को कहते हैं कि सर आप ना मुझे सबसे आसान डिग्री मैनेजमेंट की है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो दे दें, क्योंकि मैंने बाहर जाके पढ़ना नहीं है। जब वो लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके फिर जॉब्स नहीं मिलती हैं। ड्यूरिंग स्टडीज़ भी और आफ्टर स्टडीज़ भी हम करना ही नहीं चाहते। तो इन देयर फ्री टाइम, ये एक जब से मोनेटाइजेशन वगैरह शुरू हुई है यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, तो कहते हैं इस पे चैनल बनाएं और लोगों को आप खुद, हम मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाते हैं और मशवरे भी देंगे। बहुत आसान हो गया। तो इट इज़ मोर ऑफ ए अर्निंग प्लेटफॉर्म देन टू गाइड समवन। उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे मशवरे भी देते हैं, जो डेली के हिसाब से जो चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं उनके बारे में दे आर वेल वर्स्ड। लेकिन मेजॉरिटी उन लोगों की जिनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आज के दौर में मार्क्स, ग्रेड्स या फिर सॉफ्ट स्किल्स, इन तीनों को कैसे? सर बोथ और ऑल थ्री ऑफ हैंड्स इन हैंड चलते हैं। ओके। जिस तरह एक हार्ड वर्क और लक, तो दोनों साथ साथ हैं। अगर कोई हार्ड वर्किंग है और उसकी लक नहीं है तो बहुत सारे लोग आपको माशाल्लाह इतने मजदूर बाहर लगे होते हैं, सारा दिन मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी लक साथ नहीं देती। और अगर सिर्फ लक है और अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो शॉर्ट लिव्ड सक्सेस तो मिल सकती है, लेकिन ये एक कोई क्राइटेरिया नहीं है जिंदगी गुजारने का। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइड बाय साइड हैं। आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी चाहिए, प्लस आपको जो है वो स्किल्स भी चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं कि जी आप अच्छी डिग्री करें और उसके बाद आपको अच्छी जॉब मिलती है। बेसिकली जो अच्छे एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो जॉब्स दे रहे होते हैं, वो आपको डिग्री की बेस के ऊपर नहीं दे रहे होते जॉब। वो या तो आपके स्किल्स पे दे रहे होते हैं या वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने 16 साल एक रूटीन फॉलो की है, वो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज से होके गुजरा है, वो टाइम पे आएगा, ही नोज हाउ टू कैरी हिमसेल्फ, along with that skills
इज़ ए मस्ट। और आजकल के दौर में अगर रेलेवेंट फील्ड के अंदर आपकी एजुकेशन नहीं भी है, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जो आपका इंटरेस्ट है उसमें स्किल्स होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है मैम। आजकल का नौजवान जो है जब ग्रेजुएट फील्ड में आ जाता है तो बेसिकली व्हाट ही और शी वांट्स, एक्सपेक्टेशंस क्या है कि एकदम से जिसे कहते हैं आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, को बड़ी सारी गाड़ी सामने खड़ी होगी, जो चीज़ें फैंटेसी में मौजूद हैं वो सब कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। That is actually true. I recently had a session with the student और she was telling me कि मुझे डिग्री करने के बाद अभी जो जॉब्स मिल रही हैं वो 40,000 की मिल रही हैं। 2024 की हमारी स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं, तो एक साल के अंदर आई डोंट अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। पेशेंस जो था पहले अब नहीं नजर आ रहा। पेशेंस नहीं है। देखिए व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, या तो हम गोरों वाली स्ट्रैटेजी पे आ जाएं कि जब हम अपनी डिग्री कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अपना प्रैक्टिकल करियर जो है वो बिल्ड करना शुरू कर दें। ठीक है, और ड्यूरिंग द डिग्री हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस गेन कर लें। या फिर हम वो टाइम अपनी डिग्री के बाद स्पेंड करें। अब देखिए टाइम की हम लोगों को कोई कमी नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं आप, तो आपको बेहतर आइडिया होगा हमारी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 4-5 दिन भी अगर क्लासेस होती हैं उसके बाद भी देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल। आई हैव सीन स्टूडेंट्स वर्किंग ड्यूरिंग देयर डिग्रीज। इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। हमारा ऑफिस बहुत फ्लेक्सिबल है। वी ट्राई टू अकोमोडेट इवन पीपल हु आर स्टडिंग। हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ इस तरह इस अरेंजमेंट में काम किया हुआ है। सो इट इज़ पॉसिबल उस टाइम पे, लेकिन चूंकि एक्सपीरियंस गेन नहीं करते हैं तो बाद में राइट आफ्टर द डिग्री एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, और फिर चूंकि बैकग्राउंड कोई भी नहीं होता, दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब वो जब डिसअपॉइंटमेंट होती है तो वो बजाय इसकी कि वो फिगर आउट करें कि एक्चुअल मसला क्या है, वो बिल्कुल सारी चीज़ों पे आ जाता है कि जी पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है, अब इधर नहीं तो उधर नहीं। लेकिन देखिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर आपके पास स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, तो फिर आपकी थ्योरेटिकल एजुकेशन इतनी जल्दी तो काम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। प्रैक्टिकल स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है सर। एक साइड पे स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, दूसरी साइड पे इंडस्ट्री की भी एक्सपेक्टेशन है, और ये हमेशा से रही है। मतलब हम जब ग्रेजुएट हुए फील्ड में आए तो हमें लगता था कि इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस या रिक्वायरमेंट कुछ और है। आपने अभी जिक्र किया कि जब भी कोई ग्रेजुएट आता है मार्केट में तो शायद CV या उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो शायद बाद में आती है, पहले उसकी स्किल्स या बाकी चीज़ें आती हैं। इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है ग्रेजुएट से? सर देखें, एज एन एम्प्लॉयर माई सेल्फ, जो हमारे पास कोई स्टूडेंट कोई एम्प्लॉई CV आती है, इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, जो सबसे पहला सवाल मेरा होता है वो ये है जो मैं देखता हूँ CV में, कि अगर आपके पास 6 महीने साल भी एक्सपीरियंस है आपका, तो उस 6 महीने साल में आपने जॉब्स कितनी चेंज की हैं? बिल्कुल सही। हमारा शहर फैसलाबाद इस चीज़ में बहुत आगे है। CV के ऊपर हाँ, CV पे महीने कम होते हैं और कंपनीज के नाम ज़्यादा होते हैं कि जी 3 महीने एक जगह पे लगाया, 6 महीने। देखें, एज ए एम्प्लॉयर मैं ऐसा एम्प्लॉई कभी भी हायर नहीं करूँगा जिसके ऊपर मुझे इन्वेस्ट करते हुए, मैंने ऐसे कि इन्वेस्ट हम लोग सिखाते हैं। बिल्कुल सही। स्टार्ट से अगर वो हमारी फील्ड से नहीं भी हमारे पास कोई आ रहा है बाहर से, तो हम हर चीज़ सिखाते हैं और जो सीखना चाहता है। अगर हम 6 महीने 8 महीने किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड विद दिस फियर कि जी पता नहीं कल इन्होंने आना है जॉब पे या नहीं आना है या आगे कहीं चले जाना है, तो हम लोग वो हायरिंग नहीं करते। सेम वे कि किसी भी एम्प्लॉयर के लिए सबसे ज़्यादा जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा एम्प्लॉई जो है वो मेरे पास रहेगा और मैंने जो उसको नॉलेज दिया है वो इम्प्लीमेंट करेगा मेरे पास रहते हुए। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अगर चला भी जाता है, और जाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, हर एक का राइट है, तो अगर चला जाए तो मुझे एटलीस्ट ये ना हो कि यार ये तो मैंने जो 3 महीने मेहनत की थी वो चौथे महीने ख़त्म हो गई है, मेरे हाथ में तो कुछ ना आया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है प्रोफेशनलिज्म कम होने की वजह से। और फिर ये इसकी एक और रीज़न भी फिर वही आ जाती है कि स्किल्स ना होना। ठीक है, जब आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, आप 2-4 महीने तो निकाल लेते हैं विदाउट स्किल्स,
आफ्टर दैट एवरीबडी नोज कि आपके चला मुश्किल हो कैपेबिलिटीज जाता है कहाँ आपके तक लिए। हैं। तो उस टाइम के ऊपर फिर वो लोग खुद कहते हैं कि हम स्किप होके कहीं और चले जाएं जहाँ पे लोगों को ना पता चले, तो 4-6 महीने और गुजार देंगे। सर आजकल के जो नौजवान हैं उनमें ख़ास तौर पे हम जब भी जेन ज़ी कहते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि हम जनरेशन्स को बाय नेम कॉल करते हैं अब। सो बिहेवियर में एक बड़ा ही अजीब सा चेंज ये देखने में मिलता है, जिसमें जैसे भी आप जिक्र कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है। बिल्कुल। सेकेंडली मुझे लगता है कि लैक ऑफ पेशेंस भी है। जब ये दोनों चीज़ें नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, सो क्या इनको डेवलप करेंगे हम या फिर छोड़ देंगे, ठीक है नहीं है तो कोई इशू नहीं है? सर इसमें ना एक बहुत बड़ा रोल आपके सोशल मीडिया का है। ठीक है। जब से यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक और इस तरह के ऐप्स आए हैं, जो आपने पेशेंस की बात की, देखें जब मेरे हाथ में है कि एक चीज़ मैं हर 5 सेकंड 2 सेकंड के बाद चेंज कर सकता हूँ, तो मेरे माइंड को एक सिग्नल ये जा रहा है कि आई कैन डू द सेम थिंग एवरीवेयर। आज मैं भी एक शॉर्ट देख रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं वहाँ पे डेवलप हो रहा, मैं फ़ौरन चेंज कर दूंगा। हमें वो ये माइंडसेट चेंज करना है। सही। और शॉर्टकट की बजाय हमें लॉन्ग टर्म के ऊपर देखना है कि इन लॉन्गर रन हमने अपना करियर किस तरह डेवलप करना है। मंथ टू मंथ अगर आप चलते हैं कि इस महीने इतनी सैलरी आ गई, अगली जगह पे जाऊंगा तो इतनी सैलरी आ जाएगी, तो आई एम सेटिस्फाइड, तो दिस इज नॉट करियर बिल्डिंग। करियर बिल्डिंग इज कि यू वर्क ऑन योर ओन स्किल्स, और इन डूइंग दैट आप ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां पे लोग आपको कहें कि आप आए हमारे पास आके काम करें। तो इस चीज़ की एक आई वुड से कि फुकदान है पाकिस्तान में एज ए होल, तो उसकी बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। I'd like to add one thing here. I think ये other than that, this again comes back to the career counseling actually. आज का बच्चा बहुत तेज है। I think आज का बच्चा बहुत lucky है। When I compare with the resources, opportunities available at our times, आज के बच्चे के पास वो सारी चीज़ें हैं। I think कहीं ना कहीं हमारा as parents, as teachers, as industry specialist कसूर ये है कि हम इन बच्चों को डायरेक्शन नहीं दे रहे। देखें, इट्स ऑलवेज अ टू वे रिलेशनशिप, नोबडी इज गिविंग डायरेक्शन। इस बात को मैं डिनाई नहीं करी अगला डायरेक्शन कितनी नहीं लेना चाहता, वो दैट इज वी ऑल नो दैट, बट आई थिंक कि प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन पे बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सोल्यूशन इसका क्या है? पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चों को तुम सारा दिन फारिग रहते हो, एवरीबडी इज सेइंग दैट तुम सारा दिन फोन पे लगे हो, लेकिन क्या हम बच्चों को एक रोड मैप बना के दे रहे हैं? हम बच्चों को अपने सिस्टम में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों से मेरी मुराद छोटे बच्चों की नहीं है, हर एज की यंगस्टर्स की, ठीक है। हम उन्हें अपने सिस्टम में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, वो ढलेंगे नहीं। टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं पिछली एक डेकेड के अंदर। तो हमने ग्रो करना है, हमने उनके लेवल पे आना है और देखना है कि उनकी एनर्जी ज़्यादा है, उनका अटेंशन स्पैन कम है, दे आर फास्टर देन अस, तो दे कांट स्लो डाउन। जितने हम थे उस पेस पे नहीं आ सकते, तो उनके पेस पे जाके उनको एक राइट डायरेक्शन देना। अगर आज के बच्चे में 4 काम एक साथ करने की एनर्जी है, तो वो 4 काम यूट्यूब, टिकटॉक और ये आपकी पबजी, ये क्यों हो? वो 4 काम ऐसे क्यों नहीं हो सकते कि जी पबजी हो जाए, उसके साथ यूट्यूब हो जाए और 2 चीजें हम उन्हें स्किल्स पे लगा दें। देखिए, एजुकेशन एक तरह से फ्री है अभी। आप हर स्किल यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं, हर स्किल, एवरी पॉसिबल स्किल। तो आई थिंक वी आर नॉट गिविंग दैट डायरेक्शन। इवन कि जो इंडस्ट्री में भी अगर आप बात करें, अगर हमें कोई बंदा पसंद नहीं आ रहा, किसी के कंप्यूटर स्किल्स अच्छे नहीं हैं, किसी के लैंग्वेज स्किल्स अच्छे नहीं है, हम कहते हैं यार इसको निकालो अगला लाओ, इसको निकालो अगला लाओ। व्हाई नॉट गिव देम द अपॉर्चुनिटी कि आप उनको डायरेक्शन दें? बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी, ठीक है, कुछ तो नेचुरली एज की वजह से भी पेशेंस कम होता है, पेशेंस आता एज के साथ है, तो उसको बहुत ज्यादा ब्लेम करने की बजाय डायरेक्शन लेस होते हैं। उनको पता है कि जी ये हमने करना है, इस चीज में बड़ा मैं स्किलफुल हूँ, लेकिन मैं बड़े बेस लाइन पे बैठा हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग की आप एग्जांपल ले लें, हम लोग कल ये बात कर रहे थे, इसके बहुत सारे कोर्सेज आ गए। फैसलाबाद में तो हमारा हर दूसरा बच्चा ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन जब आप उनके पोर्टफोलियोज देखते हो तो देखते हो कि इट्स वेरी बेस लाइन। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें गाइड ही नहीं कर रहा कि इससे ऊपर जाना है, इससे आगे की डिमांड है। जो आप कर रहे थे वो तो 4 साल पहले की बात थी। बिल्कुल सही।
सो वी नीड टू वर्क ऑन द डायरेक्शन पार्ट, और वो हर किसी को करना है इन देयर ओन शूज। पेरेंट्स को भी करना है, टीचर्स को भी करना है, इंस्टीट्यूशंस को भी करना है, और इंडस्ट्री को भी करना है। बिल्कुल सही। तो जनाब डिस्कशन जारी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फवाद मकबूल साहब और साथ में महानूर सरवर। चूँकि हम करियर काउंसलिंग को डिस्कस कर रहे हैं, काउंसलिंग के हवाले से मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके मार्क्स या ग्रेड्स के साथ ऐड ऑन होना ज़रूरी होती हैं, जिसमें सबसे बढ़ के आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अमूमन हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये हमेशा बात होती है जब भी हम काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं। आप फील्ड में जब भी आते हैं, इंडस्ट्री आपसे जब भी रिक्वायरमेंट रखेगी तो आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने मार्क्स के साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। सेकेंडली, जो अभी महानूर ने बात की है कि प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती है, सो गाइडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को गलत से रोकना चाहते हैं, लेकिन उसको साथ में सही का तरीका भी बताएं, सो तब आपका मैसेज एक्यूरेटली उसको हिट करेगा। तो जनाब डिस्कशन जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone, and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. Today we are back with another episode to explore TUF, that is connecting to you for the brightest mindset, for the innovative thinkers, for the industry leaders, and today we have another esteemed guest. He is a Dean Faculty of Information Technology. He has served at multiple universities internationally and nationally, and he has ranked at one of the best positions. And definitely he is today with us to share his leadership thoughts. He has served not only as a faculty of dean, he has not only served at different universities as a head of department, he has also served as a researcher. He has number of publications. He's a data scientist. He has capability to encourage the student. He is best at his entrepreneurship level. So definitely you will join. So stay tuned with us. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much, sir, for coming. First of all, let us know about your department. What sets Department of Computer Sciences apart from the other departments of TUF? Bismillahirrahmanirrahim. Department of Computer Science is basically leading department of the TUF. As the TUF is getting a very good name in the market, correspondingly, Department of Computer Science is playing its requisite role to get the good name in the market. Right now, we are proceeding with around 1,600 students and a very healthy number of faculty as well. The staff of the students, I think, is quite good. So correspondingly, we have to be very careful about our faculty. Our faculty is comprised of one of the most competent bunch of people who are actually serving in academics in the local region. Do we have faculty from the outside of the university or alumni as well? Actually, most of the faculty is from the outside the university. Some of them are foreign qualified, some are local qualified, but the basic criteria is the competence, is their commitment, and their dedication towards the profession. Okay. That's what we are trying to ensure when we are hiring the faculty. Definitely. And since department is growing rapidly, we have to go again and again in the hiring process. And Alhamdulillah, I can state with the full confidence that right now we have the faculty that is more competent than any of the regional institution. What kind of labs do we have at TUF? Department of Computer Science, as you know, is comprised of the multiple programs. Okay. We are proceeding with the BS Computer Sciences. Okay. We have software engineering.
we have information technology, we have data science, as well as we are proceeding with the BS, artificial intelligence. So all of these programs have different requisitions of And the they labs. are all related and affiliated to HEC. Yeah, of course. We have got the accreditation of the CS and the SC, and for the IT, we are going this semester. While data science, as we have just begun, so we will go for the accreditation in the first or the second semester. I think the first intake will take in the fall 24, and simultaneously we are preparing for the accreditation. We have a good reputation in the HEC. One thing I must mention, that we went for the accreditation of the CS and SC, PSCS and Okay. SC, and Alhamdulillah, we got the accreditation for the last 3 batches, and it rarely happens. At least in this region, it has never happened again. Happened before. How do you engage your students from the theoretical to the practical? Yes, it's a very good question, especially as far as the domain of the IT and computer science is concerned. It is, I think, the fundamental sort of question. Yes. We are, I mean, specifically aligned with the curriculum provided by the HEC, number one. Number two, we have a very close eye over the international emergencies, I mean, the different developments which are happening inside the curriculums of the IT related domains and the programs. Keeping in view, we actually induct all those changes, all those moderations, all those developments in our curriculum, and you can easily imagine the way we proceed from this statement that for the during the last 2 years we have gone through the curriculum revision more than I mean 4 or 5 times. It is so frequent. I don't think it happens so frequently in the rest of the institutions. Then, as you know, CS and IT is changing rapidly. Once you think you are expert in some sort of domain, but simultaneously you come to know that instantly you come to know that this is becoming past now. This is the era of the new domain. We have, as I said earlier, we have a deep eye, close eye over it, and curriculum revision is one of our strategy to I mean, prepare our students on a modernized basis. Number two, we are equipped with state-of-the-art labs, Okay. and I think I must appreciate the management of the TUF that they have provided us with a lab which is working with the GPUs. Okay. And GPU-based labs are rare in the area. We are working in the I blockchain. think in a private sector, it's quite difficult to manage GPU I think for the students as well. I think there is no precedence. It's a bit If challenging. I conclude, Yes. there is no precedence. Okay. But Alhamdulillah, we got it quite easily. Okay. This shows the commitment of TUF management towards the modernization of Okay. the IT education especially. Okay. Okay. Simultaneously, we are working in blockchain. We are working in artificial intelligence. Artificial intelligence is everywhere. So, Yes. discussing something about AI, I don't think there needs some sort of the Because different it's need of the separate hour. discussion. Exactly. AI is everywhere. Yes. We have the projects in different domains. We have the expertise in different domains. Okay. We are trying to lead our students so that they could move towards the atmosphere of the entrepreneurship with the trust in them. And trust comes with the skill. Exactly. Confidence comes with the skill. Skills. And if they are bestowed with the requisite level of the skill, then it shows that they are confident enough and they can cope up with the requirements of the market. And that's what's happening around us. And we feel that from the market point of view and the echoes we're getting from the market, we are quite hopeful that
जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फारूक शेख मेरा और आपका साथ रहेगा 2 बजे तक। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं जी करियर काउंसलिंग के बारे में और फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी को डिस्कस किया जा रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फवाद मकबूल साहब और साथ में मौजूद हैं महानूर सर। पर ब्रेक पर जाने से पहले हम करियर काउंसलिंग को डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं दूसरे पहलू की जानिब कि एजुकेशन कंसल्टेंसी किस हद तक ज़रूरी है और उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस सामने आते हैं जो डिस्ट्रैक्शन का सबब बनते हैं। अभी जब इंट्रोडक्शन मैंने प्रोग्राम का दिया तो मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो पिछले 2-2.5 साल से बाहर जाना चाह रहे हैं और जा चुके हैं कई नौजवान। ऐसे में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा उन्होंने फेस भी की। कुछ लोग सब कुछ फेस करने के बाद भी सक्सेसफुल हो गए, बाहर जाने में कामयाब हो गए। कुछ लोग इतनी डिस्ट्रैक्शन में आ गए कि वो बाहर भी नहीं जा सके और यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट का उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सो डिस्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे एजुकेशन कंसल्टेंसी में। मैं फवाद साहब की तरफ आऊँगा, सर से पूछूंगा कि सर आप क्या कहेंगे, सोशल मीडिया क्या मैसेज दे रहा है, क्या मैसेज देना चाहिए, और सबसे बढ़ के ये आधी अधूरी बात जो है ये किस हद तक हमें नुकसान दे रही है? सर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कोई शक नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उसको कितना फिल्टर करता है। ठीक, हम सबको कहीं ना कहीं पता होता है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। आंखें बंद करके किसी भी बंदे की बात मान लेना मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में अक्लमंदी नहीं है। वो आपके कंसल्टेंट्स हों, डॉक्टर्स हों, जिस दिन पहले बात कर रहे थे, कोई भी है, आपको अपनी रिसर्च की ज़रूरत है कि आया जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो किस हद तक सच्ची है। यहाँ पे हर कोई ही एक्सपर्ट है सोशल मीडिया के ऊपर। वो आप फैशन इंडस्ट्री में चले जाएं, वो आप फूड इंडस्ट्री में चले जाएं, कंसल्टेंसी देख लें, डॉक्टर्स देख लें, व्हाटएवर। आपको ऐसे एक फीलिंग ये आ रही होती है कि जो बंदा सोशल मीडिया पे बैठ के आपको बातें बता रहा है वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। हो सकता है कि उसको अलग पे भी ना पता हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिल्टर आपने खुद करना है। सेकेंडली कुछ चीज़ें हैं जो बिल्ली की तरह, वो बिल्ली को देख के कबूतर जिस तरह आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ रियलिटीज़ होती हैं। लेकिन इन्हीं सोशल मीडिया और बाकी चीज़ जो लोग बैठे होते हैं उनकी बातें सुन सुन के आप कबूतर की तरह आंखें बंद तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपके लिए इश्यूज आते हैं। और स्टूडेंट से मेरा गिला ये है, आपके माशाल्लाह लिसनर्स में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, गिला ये है कि आप ये चीज़ खुद रिसर्च क्यों नहीं करते। Exactly. क्योंकि यूनिवर्सिटी की हर चीज़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखी होती है। आप जाएं, बिल्कुल सही, एक दफ़ा खोलें अपना कोर्स का पेज खोलें कि जो मुझे कंसल्टेंट जो चीज़ बता रहा है आया वो एक्यूरेट है भी या नहीं। इसमें दोनों का कसूर है। स्टूडेंट मौका देता है कंसल्टेंट को इस तरह की सब्ज बाग दिखाने का, और जब कंसल्टेंट को पता है कि स्टूडेंट ने जाके रिसर्च नहीं करनी और इसने आंखें बंद करके मेरी बात मान लेनी है, तो सर एक्सप्लॉइट तो फिर स्टूडेंट होता रहेगा। फवाद साहब, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी उतनी ज़्यादा, क्या ये ज़रूरी है? सर ये हर जगह पे है। देखें, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं। हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग हैं और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आपने बेसिकली हर बंदा जब भी किसी भी फील्ड में कोई होता है उसके कुछ गोल्स होते हैं। सही, उसका कोई एक विजन होता है कि उसने अपनी कंपनी को कैसे लेके चलना। अगर तो विजन यही है कि जी रातों रात जो है अमीर होना है, और उस अमीर होने के प्रोसेस में अगर किसी का नुकसान भी होता है तो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सर फिर तो सारे एक जैसे ही हैं। लेकिन अगर आपका विजन ये है कि यार बिजनेस है, डेफिनेटली बिजनेस है और आप बिजनेस पैसे कमाने के लिए भी करते हैं, लेकिन साथ ये है कि किसी का नुकसान नहीं करना। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज आप वो स्टूडेंट को बताएं, उनके पेरेंट्स से आप डिस्कस करें और उन पे छोड़ दें। क्योंकि किसी भी जगह पे सर जो काउंसलर या कंसल्टेंट है उसका काम ये नहीं है कि स्टूडेंट को कहना कि जी आपके लिए यही अच्छा है। बेसिकली काउंसलर की जॉब ये होती है कि आपको हर तरह का पहलू दिखाना डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में। अभी फिर वही सिचुएशन बन रही है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वेयर डू यू स्टैंड? स्टूडेंट कहाँ खड़ा है? एग्जैक्टली। आप 25, 30, 35 लाख रुपया लगा के अपने एस्पिरेशंस लेके एक मुल्क में गए हैं और 6 महीने के बाद आपको पता चलता है कि जी मेरी तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, सील हो गई है, या अब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ सकता हूँ, तो अल्टीमेटली आप वापस आएंगे। तो व्हाई नॉट चूज ए बेटर यूनिवर्सिटी, ए बेटर डिग्री जो आपको आने वाले वक्त में फायदा भी करे। बिल्कुल सही मानो। एक कॉमन ट्रेंड है
कि हम ट्रेंडिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो चीज़ आम या ज़ुबान ज़द आम है उसकी तरफ जाना पसंद करते हैं। ये चीज़ भी ख़राब करती है, कंसल्टेंसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल करती है। जैसे कि आजकल MOI चल रहा है ओके। और हर बंदा चूंकि यूनिवर्सिटीज दे रही हैं तो स्टूडेंट्स को एक आधे से सुना उसका तो मैडम बिना आइल्स के हो गया था, उसका भी बिना आइल्स के हो गया था। तो इस तरह वाला ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आती रहती है मार्केट में। आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर है फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और वो बहुत ज़्यादा काम खराब करता है, स्पेशली उनके लिए जिन केसेस में ये अप्लाई नहीं करता, खासतौर पे बैचलर्स के स्टूडेंट्स उनके लिए अप्लाई नहीं करता। तो वो बड़ा मुश्किल होता है उनको इस बात पे कन्विंस करना कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन कम है या कोई इस तरह का मसला है, इट्स जस्ट दैट इट डज नॉट अप्लाई टू यू। और क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर बच्चे, एक और भी बड़ा मसला होता है ये ट्रेंड्स को फॉलो करने का, वो ये होता है कि ट्रेंड्स होते हैं 2-3 चीज़ों के, वो इतने वायरल हो जाते हैं कि वो दे रीच आउट टू ह्यूज नंबर। अब उतना उस ट्रेंड का पोटेंशियल नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक कोर्स आ गया है कि जी उसकी फीस है 9,000 पाउंड लेट्स से, और अब वो ट्रेंड में चल पड़ी है कि जी विदाउट आपका आइल्स जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और इतनी फीस होगी आपकी। अब ये वीडियो देख लिए 10,000 लोगों ने, अब 10,000 एप्लीकेशन चली गई है, 5,000 डिपॉजिट हो गया है और कैश कोटा अगलों के पास 1,000 का है। ठीक है, तो अब 4,000 बच्चा क्या है वो एक दूसरे की शक्ल देख रहा है। सो ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट कि आप ट्रेंड को कब फॉलो कर रहे हैं। एक होता है न्यू ट्रेंड होता है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में चल रहा है। खैर उस टाइम पे आपको ये भी नहीं पता होता कि उसका फ्यूचर क्या है, तो दैट इज अ रिस्क यूर टेकिंग। जो बाद में शोर शॉट प्ले कर रहे होते हैं वो और तरह से फंस जाते हैं क्योंकि वो टू लेट हो जाते हैं, वो वाली चीज आ जाती है। बिल्कुल सही सर। ट्रस्ट लेवल किस हद तक मैटर करता है ये भी हमें गाइड करें, क्योंकि चूंकि हम बात कर रहे थे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वहाँ पे ट्रस्ट बनाना भी बड़ा मुश्किल है। एक कोई ग्रेजुएट है वो 1, 2, 3, 4 जगहों से मुख्तलिफ ओपिनियन लेगा, फिर वो आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा। सो उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए कि जो बात कहीं ना कहीं तो उसको सही बात भी मिल रही है। सर ट्रस्ट किसी भी फील्ड का बहुत एक इम्पॉर्टेंट आंसर है। कहीं पे भी चले जाएं, इवन कि हम रोज गाड़ी में बाइक में पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी वो फलां पेट्रोल पंप पे जाएं, 100 का 500 का 2,000 का होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आप ले रहे हैं वो लाखों का ऑप्शन है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट मैटर्स अ लॉट। सही सर, कुछ वेरिएबल्स इस तरह के हैं कि अगर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अगर उनको जहन में रखें तो मेरा ख्याल है कि वो ट्रस्ट डेवलप करने में इजी है और इट्स अ वे आउट। कि आप जिस कंपनी के पास जा रहे हैं क्या वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वो कंसल्टेंट जो है वो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है पाकिस्तान में भी और बाहर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंडली ऑफिस का एक आ जाता है कि जी हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में स्पेशली छोटे छोटे ऑफिस बने हुए हैं, आज एक नाम से काम कर रहे हैं, कल को दूसरी जगह चले जाते हैं। ये वाला एक फैक्टर बड़ा है जिसकी वजह से जो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं तो ये एक ट्रस्ट इश्यूज का एक मसला उनको भी आता है। तो ये बेसिक थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये किसी भी फील्ड में हो तो इसका जो एक ट्रस्ट फैक्टर या ट्रस्ट बनाना जो है वो आपकी जो पिछली सक्सेसेस हैं, जो पहले स्टूडेंट्स गए हुए हैं उनके आपको टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें देखें। फिर वही आ जाती है बात कि आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप वहाँ पे जो जितने भी कंसल्टेंट या जिनके बारे में आप चेक करना चाह रहे हैं तो उनके सोशल मीडिया पेजेस देखें, उनकी रैंकिंग्स देखें कि क्या वो रजिस्टर्ड हैं। यही बेसिक फैक्टर्स हैं जिनसे ट्रस्ट बन सकता है और यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सो जनाब, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आज हमने बात की है करियर काउंसलिंग की और साथ में स्टडी कंसल्टेंसी को डिस्कस किया है और दोनों को बड़ा डिटेल में डिस्कशन हमने की है। फवाद मकबूल साहब सर मौजूद थे और महानूर सरवर थी। मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात हुई है और जाने से पहले अगर मैं सम अप करूँ तो सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो करियर के लिए हर शख्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, मुझे जो सिलेक्शन करना है अपनी डिग्री की वो राइट होनी चाहिए, मुझे जिस फील्ड का इंतखाब करना है वो भी राइट होगा।
तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और एक बड़ी शिकायत जो ग्रेजुएट्स किया करते हैं वो ये है कि हमें कहीं पे जल्दी जॉब नहीं मिलती। माफ़ कीजिएगा। ग्रेजुएट्स अक्सर शिकायत किया करते हैं कि हमें जल्दी जॉब नहीं मिलती है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप कहीं पर लेके जाते हैं अपना सीवी तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, शॉर्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको शायद रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। सेकेंडली, अगर हम कंसल्टेंसी के हवाले से बात करें तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अपनी रिसर्च को पूरा रखें। जो काम आपका है अपने काम को लाजमी तवज्जो से करें, बाकी काम जो है वो तकदीर के ऊपर, हालात के ऊपर छोड़ें। सो जब तमाम चीज़ें मिल जाएंगी तो आपके लिए पॉजिटिव जेस्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।